कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कैसे कचरा होता है, और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो कहते हैं कि कैसे कलम होता है। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं आज दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का उत्कर्ष में स्वागत है, और वो लाइन आज बिल्कुल चरितार्थ होने वाली है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे साथ में आज आप सभी के बीच में हम सभी के मार्गदर्शक धर्मवीर जाखड़ जी उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो धर्मवीर जाखड़ जी, आपका बिल्कुल स्वागत है उत्कर्ष के अंदर। धन्यवाद। तो आज धर्मवीर जाखड़ जी से एक आपनी पाठशाला, आप सभी ने नाम सुना होगा, मैं आपको उसके बारे में रूबरू कराने वाला हूं। सब कुछ जानने वाले हम, जो इनकी एक नया प्रयास था और वो आज प्रयास एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया है। सबसे पहले धर्मवीर जाखड़ जी, मैं आपके परिचय के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। मैं धर्मवीर जाखड़, और मेरा गांव है खारियाबास, चूरू जिले में ही राजगढ़ एक तहसील है, उसी में मेरा गांव है। और पिछले 10 साल से राजस्थान पुलिस की सेवा में कार्यरत हैं। चूरू पुलिस लाइन में हमारी ड्यूटी है। मेरे माता पिता दोनों वो अनपढ़ हैं और किसानी करते हैं। और मेरे दादा आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, उनके साथ खूब देश के लिए लड़े। जापान और बर्मा की जेलों में भी खूब सारे रहे। करीब 7.5 साल से घर आए थे। घर वालों ने सोच लिया था कि ख़त्म हो गए, लेकिन एक दिन अचानक रात को गांव में आए, और सीधे घर नहीं आए रात को, ताकि कोहरा मच जाए घर में कोई, तो उसके लिए सुबह घर में आए। और तो सर मतलब जापान, मतलब जेलों में भी रहे हैं? हाँ, जापान और बर्मा दोनों देशों की जेलों में रहे। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने छुड़ाया और फिर अपनी आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया। तो मतलब आज़ाद हिंद फौज से नाता रहा है सर के परिवार का। तो सर सबसे पहले तो ये आपनी पाठशाला जो शब्द है, मैं चाहूंगा कि इसका अर्थ क्या है और ये क्या नया आपका प्रयोग? ये एक जो भिक्षावृत्ति में जो अपन देखते हैं कि हर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर खूब सारे बच्चे हैं, वो आज भी भीख मांगने को मजबूर हैं। तो उनको लेकर के हमेशा एक कसक थी कि इन बच्चों को जब तक एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये ज़िंदगी भर यूं ही अंधेरे में भटकते रहेंगे। तो एक शुरुआत से ही था कि इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को लेकर के आज से 6 साल पहले एक संयोग बना। पुलिस लाइन में ऐसे बच्चे भीख मांगने के लिए आए जिनके माँ बाप भी नहीं थे। अच्छा। तो उनको लेकर के और पुलिस लाइन के पास में ही उनको पढ़ाने का एक उपक्रम है वो शुरू किया। और काफ़ी खुशी है कि आज उनमें खूब सारे जो कभी कचरा भी ना करते थे, कभी किसी होटल ढाबे पर चाय बेचा करते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उन पाठशाला से जोड़े। और आज खूब सारे बच्चे हैं वो कक्षा 6, 7, 8 और कुछ एक तो 11 तक भी पहुंच चुके हैं। तो मतलब इसका जो शुरुआत है, सफ़र की शुरुआत, वो लगभग 6 साल पहले हुई है? हाँ, 6 साल पहले हुई थी। और चूरू में आपने कहा कि एक बैरक से ही शुरुआत हुई थी इसकी? नहीं, शुरुआत तो एक खुले एक पेड़ के नीचे हुई थी। पेड़ के नीचे हुई? हाँ, पेड़ के नीचे हुई थी। फिर कुछ दिन तंबू लगा करके, टेंट वगैरह लगा करके हुआ जब गर्मी पड़ने लगी। फिर एक चिकित्सा विभाग का औषधि भंडार था, कुछ दिन उसमें चलाए। फिर पुलिस लाइन में एक बैरिक था, वहाँ उन बच्चों को पढ़ाया। और आज फिर एक झुग्गी झोंपड़ियों में तंबू लगा करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब अभी सर झुग्गी झोंपड़ियों में तंबू लगा करके आपनी पाठशाला चलाई जा रही है? हाँ, फिलहाल तंबू लगा करके चलाई जा रही है। तो सर इस आपनी पाठशाला की शुरुआत का आपके दिमाग में जो सबसे पहली बार विचार आया, वो आपने कहा कि कुछ लोग, कुछ बच्चे भिक्षावृत्ति मांगने के लिए आए हुए थे, तब आया? वहीं से शुरुआत हुई सर इसकी? बिल्कुल, मांगते हुए इनको देखा और देख के एक संयोग अच्छा बना कि उस टाइम एक ऑपरेशन स्माइल पुलिस का भी अभियान चला हुआ था, और जिसमें ऐसे ही थे कि जो भिक्षावृत्ति और बाल श्रम में जो लिप्त बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाना उसका लक्ष्य था। लेकिन उसका पुलिस का मुख्य काम यही था कि उन बच्चों को समाज कल्याण विभाग में सौंप दिया जाए और समाज कल्याण विभाग उन बच्चों को समझा बुझा करके एजुकेशन से जोड़े। तब मैंने खुद ने किया कि भाई अपन इन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, कहते भी है ना कि सर नींव जब मजबूत होगी तो घर शानदार ही बनता है। तो आप एक तरह से बच्चों की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। और सर सबसे पहले बताइए कि वो पढ़ाने का जो कार्य है वहाँ पर फिर कौन कर रहा है अपनी पाठशाला में? एक अपने साथ प्राइवेट युवा टीम जिनके मन में भी एक ऐसी सेवा करने का भाव था। अच्छा, केवल सेवा भाव से ही है? हाँ, सेवा भाव था। शुरुआत में उन्होंने खूब सारा निःशुल्क किया, निःशुल्क खूब सारे बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते थे। कॉलेज की पढ़ाई है, अपनी कोई
कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी करते थे। लेकिन आज वो पूर्ण रूप से एकदम पाठशाला में इन बच्चों में रम गए और उनके लिए एक मानदेय भी निर्धारित कर दिया। अच्छा। ताकि उनके घर परिवार चलाने में, खुद के जीवन के रोज़मर्रा कार्यों में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सर ऐसे कितने टीचर्स वहाँ कार्यरत हैं अभी लगभग? फिलहाल 7 टीचर हैं। 60 टीचर हैं। और अभी वर्तमान में कितने स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? फिलहाल 200 बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे ये हैं। सफ़र सर कितने बच्चों से शुरुआत हुआ? शुरुआत 5-7 बच्चों से लेकर के की थी। धीरे धीरे बच्चे हैं उनको जोड़ते गए, कुछ एक बच्चे उनको देख करके आ गए। इनको शुरुआत में लालच दिया, इन बच्चों को इनाम के तौर पर साबुन, तेल, आटा, जो इनकी ज़रूरत थी, जिसके लिए ये जो मांगा करते थे, वो चीज़ें एजुकेशन से जोड़ करके इनको इनाम के तौर पर देना शुरू किया। जिससे कुछ एक बच्चे तो उनको देख देख करके आ गए और कुछ एक को अपने उनके माँ बाप को समझा बुझा करके, बच्चों को थोड़ा प्यार से खिला करके, कहानी चुटकुले बता करके और उनको इस सिस्टम से जोड़ा। तो वर्तमान में भी 200 बच्चे आप कह रहे हैं कार्यरत हैं। बिल्कुल। तो जब सफ़र शुरुआत हुआ था तो आपको लगा था कि ये इतना दूर तक जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। शुरुआत एक सामान्य तौर पर घंटा भर पढ़ाने से ही की थी। अच्छा। कि इनको थोड़ा बहुत भी अपन साक्षर कर सके तो भी ठीक है, कम से कम अपनी मजदूरी का हिसाब कर सके, कम से कम जहाँ बस ट्रेन में कहीं जाएं तो इनको पता है कि हाँ ये कौन सा स्टेशन आ गया, पढ़ सके थोड़ा बहुत भी। एक सामान्य एजुकेशन इन बच्चों को मिल जाए तो भी ठीक है, हमको ऐसा ही सोच के शुरुआत की थी। तो सर अभी मतलब कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई वहाँ पर चलती है? हिंदी, इंग्लिश, सामान्य जो सब्जेक्ट हैं? हाँ, ये जो सामान्य सब्जेक्ट हैं यही चलते हैं। किस कक्षा तक की पढ़ाई चलती है? कौन सी क्लास तक के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं? कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक तो अपने पास पढ़ते हैं। उसके बाद एक दूसरी स्कूल है, वहाँ एडमिशन करवा देते हैं। अच्छा, पास में ही कोई और स्कूल है? हाँ। तो वहाँ आप उनका एडमिशन करवा देते हैं 5 के बाद में? हाँ। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वहाँ पर कौन कौन सी और सुविधाएं, केवल पढ़ाई की सुविधाएं अपनी पाठशाला में या फिर और भी कोई सुविधाएं हैं? नहीं, शुरुआत में तो इन बच्चों को घंटा भर पढ़ाने से शुरुआत की थी, लेकिन देखा कि इन बच्चों के लिए भोजन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एजुकेशन है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन भी है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा समय होने के बाद कहते थे भूख लग गई, अब घर जाएं। बच्चे तो हैं सर। बच्चे हैं बिल्कुल। तब इनके लिए कुछ अच्छे साथी साथ हुए और सोशल मीडिया का भी खूब अच्छा सपोर्ट रहा और मीडिया ने भी खूब सारा साथ दिया, जिसकी बदौलत लोगों को इसके बारे में पता चला। तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था का प्रबंध होने लगा। धीरे धीरे शुरुआत में होटल से हुआ, फिर धीरे धीरे अपन ने वहाँ एक लांगरी वगैरह रख करके भोजन की व्यवस्था कर ली। तो आज इनके लिए रोज़ भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा बैग हैं, स्टेशनरी हैं, सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए। आने जाने के लिए 2 गाड़ियाँ भी लगा रखी हैं। मतलब कि अच्छा सर, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ दूर भी होंगी? हाँ, दूर हैं। जैसे 5 झुग्गी कहीं हैं, 2 झुग्गी स्टेशन के पास हैं, 2 बस स्टैंड के पास हैं। समस्या है तो उनको रोज़ कि झुग्गी झोपड़ियों के बीच में डिस्टेंस भी है। हाँ, डिस्टेंस है। तो बच्चे आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं, और जो नहीं आते हैं तो उनको बार बार समझाते हैं। उनको माँ बाप को भी समझाते हैं, बच्चों को भी और थोड़ा ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं। तो लगभग तो आ जाते हैं, कुछ एक होते हैं उनको बार बार समझा बुझा करके ले आते। तो मतलब केवल पढ़ाई की सुविधा नहीं है, पढ़ाई के साथ में जो भी जरूरत की चीजें हैं, हाँ। जैसे कि खाना है उस समय पर या फिर स्टेशनरी है, मतलब जो भी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा सकती है वो आप कराने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। आपकी टीम सर मतलब कितने लोग इसमें कार्यरत हैं अपनी पाठशाला में अभी तक? हम करीब 15 का स्टाफ है, जिनमें 7 तो टीचर हैं और 7-8 ही इस काम पर ध्यान रखने वाले और साथी हैं। तो इस कुल मिलाकर के 15 युवाओं की एक टीम है, तो इस पूरे काम को संभालती है। बिल्कुल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ जब पास में बैठा हुआ हूँ ना, जब ये बात सुन रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने की सोचना, इस सोच को ही सलाम है दोस्तों कि कैसे कचरा भी है तो कैसे कलम भी है। अब उन बच्चों के हाथ में कचरा के स्थान पर कलम पकड़ाई जाए, जिससे देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। सर एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि एक्टिविटी जो आप करवाते हैं वहाँ पर, क्या केवल पढ़ाई की एक्टिविटी करवाते हैं? जैसे मैंने आपका 26 जनवरी वाला एक वीडियो देखा था जिसमें वो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक बच्चे हैं तो इनमें हुनर है, किसी में संस्कृत ये जो गीत संगीत का भी है, किसी में डांस का है, कोई खेल में भी रुचि रखता है। तो इसमें सब भांति के बच्चे हैं। मनोरंजन की पूरी सुविधा है मेरे हाँ, ख्याल से। मनोरंजन की सारी। आपका भी एक बढ़िया डांस देखा था मैंने, आपकी बेटी के साथ में था।
कर लेते हैं हम भी, बचपन से सर शौक है। नहीं, बहुत खतरनाक तरह का डांस है, मतलब आप देखना, आप कह ही नहीं सकते कि प्रोफेशनल डांस नहीं है। मतलब बेटी और पिता दोनों आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे सर उस वीडियो में। वो सॉन्ग तो मेरे दिमाग से निकल गया, पर सर घुंघरू टूट जाएगा। हाँ वही, एकदम बहुत बढ़िया डांस किया था सर ने। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर, अगर फेसबुक पर आप जाएंगे तो जो धर्मवीर सर हैं, इनके मतलब फेसबुक पेज पे लगभग मेरे हिसाब से अभी 8 लाख के आसपास सर फॉलोअर्स हैं। हाँ, इतने लगभग इतने हैं, 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। और अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो मतलब इतना प्यार इनके पास में है अभी, और उसी प्यार की बदौलत शायद ये अपनी पाठशाला आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि 6 साल पूरे कर चुका है। और धीरे धीरे देखिएगा आप, अभी ये पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नए तरह का प्रोग्राम है अपनी पाठशाला कि किस प्रकार झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जोड़ा जाए, उन्हें मुख्य धारा के अंदर लाया जाए। सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि महीने का जब आप कह रहे हैं कि केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ में भोजन भी है सर, आप कह रहे थे 2 वैन भी लगाई हुई हैं, बिल्कुल उनका भी खर्चा है सर, और इसके अलावा स्टेशनरी का भी खर्चा है। तो कुल मिलाकर सर कितना खर्चा लगभग एक स्टूडेंट के ऊपर, या कुल कितना खर्चा हो जाता है एक महीने के अंदर लगभग इनकी बच्चों का रोज़ भोजन है, गाड़ी है, टीचर्स हैं, और जो स्टेशनरी हैं, बैग, ड्रेस, इन इत्यादि का सबका कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए का खर्च है, वो एक महीने का औसतन आ जाता है। 2-2.5 लाख रुपए खर्चा। हाँ, एक बच्चे का अपन माने तो 20-25 हज़ार रुपये के लगभग तो सर फिर जब सालाना खर्च, सर 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, तो सर फिर इस खर्चे का वहन कैसे होता है? वहन तो जो सोशल साइट से जुड़े, दूर दूर से जुड़े साथी हैं, तो वो खूब सारा सपोर्ट करते हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जो हर मंथली अपना साथ है वो पहुंचाते हैं, और आज तक कभी 6 साल में कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं आई। क्या बात है, मतलब सर ये भी मतलब एक प्यार ही है सर। हाँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को आज कोई भोजन की दिक्कत आ गई, कि आज अब इनके लिए कोई ड्रेस नहीं है या कॉपी पेन नहीं है, कभी नहीं हुआ सर मैं चाहूंगा एक बार आप दोबारा सबको बताएं कि वो कहाँ पर कार्यरत है, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सटीक जगह की अपनी पाठशाला का, अगर कोई जाना भी चाहे वहां पर तो कहाँ एक सटीक जगह है वो? अपनी पाठशाला फिलहाल जयपुर चूरू में जयपुर पुलिया है, और उसके पास देपाल सर रोड जाती है, तो उस रोड पर थोड़ा सा चलने के बाद ही झुग्गी झोंपड़ियों में ही फिलहाल बड़े बड़े तंबू लगा करके और ये पाठशाला संचालित है। तो यही उसका फिलहाल का एड्रेस है। भविष्य में प्रयास है कि एक ज़मीन लेकर के इन बच्चों के लिए एक आवासीय पाठशालापन बनाएं, और आगे का नया एड्रेस जब भी होगा भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को मतलब इस सोच के लिए सलाम जरूर करना है, तालियां जरूर बजानी है आप सभी को कि सर का ये कहना है, खुद अभी सर ने कहा कि अभी फिलहाल तो झुग्गी झोपड़ियों में ही कार्यरत है, लेकिन भविष्य में हमारा लक्ष्य है कि एक आवासीय विद्यालय के रूप में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कुल मिलाकर अपनी पाठशाला को एक परमानेंट छत जो है वो उपलब्ध कराई जाए। क्यों सर? बिल्कुल। मतलब सर मैं यही कह रहा हूँ आप सभी से, संघर्ष हर किसी की जिंदगी में है, बस कौन उस संघर्ष में निखर जाएगा मेहनत करके, वो आपके सामने शख्सियत है। सोचिए 5-6 बच्चों से एक स्टार्ट किया और आज 200 बच्चे कार्यरत हैं, फिर भी देखिए झुग्गी झोपड़ी के अंदर उनको पढ़ाया भी जा रहा है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सर ने खुद कहा कि आज तक कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन भोजन की कमी हो गई हो, सभी का इतना प्यार सपोर्ट रहा है। और भविष्य में सर ने कहा कि ये आवासीय विद्यालय में भी हम इसे कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सर क्या आप चाहेंगे कि ये जो पहल है वो चूरू के बाहर, राजस्थान में या भारत के अन्य राज्यों के अंदर भी जाए? बिल्कुल, मुख्य लक्ष्य तो यही है कि अपन ऐसे तमाम शहरों में ऐसे जो बच्चे रहते हैं जो भिक्षावृत्ति है, बाल श्रम में लिप्त हैं, जिनको भीख मांगना किसी की मजबूरी है, तो कोई एक अज्ञानतावश मांग रहे हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों को उनकी जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति करने का प्रयास रहेगा। और उन सबको एजुकेशन से जोड़ करके एक, जैसे आज अपन कुछ एजुकेशन की बदौलत यहाँ बैठे हैं, तो उनको भी एक नया मुकाम देने का प्रयास है वो रहेगा। इस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। हालांकि अब तक भी करीब 400-500 बच्चों को अपन एजुकेशन से जोड़े हैं। हालांकि उन अपने पास अभी तक उन बच्चों में 250 बच्चे लगभग हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे यूपी, एमपी, बिहार जो कहीं कहीं से मजदूरी करने के लिए या 2-4 महीने के लिए भी घुमंतु जाती हैं। बिल्कुल अधिकतर घुमंतु होते हैं, तो वो किसी
अपने रोज़गार की तलाश में दाएं बाएं जाते रहते हैं। लेकिन जो भी 2-4 महीने आए या 15-20 दिन भी जो वहाँ रुका है, तो उनके बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास रहा, ताकि उनको कम से कम स्कूल का, पढ़ाई का थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर हो। तो सर इस कार्य में मेरे हिसाब से 2 लोगों की सबसे ज़्यादा आपको सहायता रही होगी, एक तो परिवार की और एक आपके विभाग की। बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से दोनों का साथ होना जरूरी है ना, बिल्कुल रहा है। और परिवार ने सर कभी आपसे ये नहीं कहा कि शुरुआती दिनों में कहा था, शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये बच्चे जब देखते थे कि गंदगी तो इनका जहाँ अज्ञानता होगी, जहाँ शिक्षा होगी, गंदगी निश्चित रूप से वहाँ होगी, तो चारों ओर इन बच्चों के कभी 15-15, 20-20 दिन तक नहाना नहीं, कपड़े फटे हुए, एकदम पूरे गंदगी में रहना, तो वहाँ जाने के लिए मना करते थे कि इन बच्चों के इतनी गंदगी में क्यों जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब वो सुधार होता गया और भाइयों का खूब सारा प्यार मिला, तो वो सारी वो बातें वो चेंज हो गई और सब सकारात्मक हो गया। बिल्कुल कहते हैं ना, सफल जब हो जाता है ना इंसान तो सब अपने ही है फिर। और सर विभाग का भी पूरा सपोर्ट रहा आपको? बिल्कुल, पुलिस विभाग का तो सपोर्ट रहा ही रहा है। जो भी जिले में एसपी साहब आए उनका भी खूब सपोर्ट रहा, साथ ही कांस्टेबल हैं उनका भी भरपूर साथ रहा। हाँ सर, मैं आपको बता दूं अभी 10 साल से कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, चूरू के अंदर ही है सर। बिल्कुल, चूरू के अंदर ही सेवाएं दे रहे हैं और देखिए एक सेवा का काम भी लगातार चल रहा है। तो सर आपने बताया लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा 1 महीने का अभी वर्तमान में हो रहा है। सर कोविड-19 में समस्या नहीं आई? क्योंकि सर कोविड-19 में मतलब कोविड का डर भी था, एक कोविड का डर था, तो उस टाइम में पढ़ाई तो बंद हो गई थी। और इनके लिए जब खाने पीने की दिक्कत आई तो खूब सारा राशन वगैरह इन बच्चों के घर पे पहुंचाया, कोई दिक्कत नहीं आने दी कोविड की। कोई कोविड का प्रसार हुआ था उस समय वहाँ पर या नहीं? इन बच्चों में कोई भी कोविड का शिकार नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ? नहीं, कोई एक भी बच्चा है उनको, न बच्चे को ना इनके अभिभावकों को सुना कि किसी को कोविड हो गया। सर परिवार वालों को बनाना एक बड़ी समस्या है बच्चों के, मतलब झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रह रहे हैं उनके परिवार वाले तो सर नहीं चाहेंगे कि वो पढ़े, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि भाई कुछ पैसा आए घर पर भिक्षावृत्ति से। तो आपने कौन सा ऐसा तरीका अपनाया कि उनको मनाया आपने? उनको समझाया और उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का भी प्रयास किया। भाई हम आटा तेल आपको हम उपलब्ध कराएंगे, आप इन बच्चों को जोड़ो। और फिर क्या हुआ कि जब ये माहौल पूरा शिक्षा का बना तो लोग भी करने लगे उनको कि आप मत भिक्षा, इनको इस काम में मत धकेलो और इनको स्कूल भेजा करो, इनको पढ़ाया करो। तो धीरे धीरे फिर वो उनके समझ आने लगा और भेजने लगे। हालांकि शुरुआत काफ़ी कठिन थी, क्योंकि अधिकतर के माँ बाप, जिनमें माँ भी शामिल है, नशे में लिप्त होते हैं। ये परिवार ज़्यादातर माँ बाप दोनों शराबी प्रवृत्ति के, शराब पीते हैं। और बच्चा है वो रोज़ 100-50 लेकर के आता है, तो कुछ उनका शराब में चला जाता है, कुछ का राशन ले आते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको थोड़ा जोड़ना, उस काम से हटाना मुश्किल है। लेकिन बार बार अभ्यास से, बार बार समझाइश से, बार बार उनको अपन जब लेके आएँ और समझाएं, तो इस पर काफ़ी हद तक उनको सुधारा जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। मतलब दोस्तों आपको शायद हो सकता है ये थोड़ा नंबर सुनने में बड़ा आसान लगे कि 200 बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, पर आप समझिए वो 200 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार से बच्चे हैं जिनका परिवार, इस सर ने बताया कि अधिकांश का नशे में लिप्त है। वो परिवार चाहता ही नहीं है, उन परिवार के लिए आय का स्रोत वही बच्चा है। तो आप सोचिए कितना कठिन काम रहा होगा धर्मवीर सर के लिए। और आज देखिए जितना कठिन काम शुरुआत में रहा है ना, अब देखना धीरे धीरे वही काम बहुत आसानी से आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ने वाला है। तो सर अब तक का जो भी आपका सफर रहा, जब रेड लाइट पर सर आप किसी बच्चे को अभी किसी और जिले में देखते होंगे कि वो भिक्षा मांग रहा है और कोई उसे सर भिक्षा दे भी रहा है, तो आपके दिमाग में आता तो होगा कि इससे भिक्षा देने की बजाय इसको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल ये आता है, और बार बार फेसबुक आदि के माध्यम से सब मित्रों को कहते भी हैं कि ऐसे बच्चों को नकदी दे करके आप इनको बिगाड़ रहे हैं, इनको नकदी मत दीजिए। और जब आपको लग ही रहा है कि इनकी सहायता करनी ज़रूरी है, तो उसको आप उसकी घर चलाने की जो न्यूनतम आवश्यकता है उस चीज़ में कोई सहयोग कर सकते हैं। लेकिन नकद मत दीजिए, क्योंकि नकद से न तो ये बच्चे पढ़ाई से जुड़ पाएंगे और ना इनके माँ बाप चाहेंगे कि ये पढ़ाई से जुड़े, क्योंकि उनकी भी नशे की पूर्ति होती रहेगी। और सर बच्चा धीरे धीरे खुद भी नशे की ओर ही बढ़ेगा आगे। बिल्कुल, बहुत सारी जो इन बच्चों में जो अपन पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों में आज कोई भी पान पुड़िया भी नहीं खाता।
ये एक भी बड़ी सर एकदम उपलब्धि है। मतलब बड़ी उपलब्धि है, मतलब और दूसरे शहरों में बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि यार यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं और वो खूब नशा करते हैं, और नशा भी अनगिनत प्रकार का, तो नशे में लिप्त हैं ये बच्चे, लेकिन अपने पास जो पढ़ाई से जुड़ गए वो बच्चे कोई गुटखा पान मसाला ये भी नहीं खाता। सर आपने शिक्षा का नशा ऐसा करा दिया है, अब जो सबसे बड़ा नशा है जो आप करा चुके हैं शिक्षा का ना। अब बच्चों में इनमें खूब सारी रुचि हो गई, खुद से भी एक और उनके मैंने देखा सर वो वीडियो गणतंत्र दिवस पर, मतलब सर हर किसी लगभग आपने बहुत सारी वीडियो डाली थी उसमें, और हर बच्चे ने मतलब भाग लिया उसके अंदर, हाँ बिल्कुल, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया था। तो सर अब तक का जो आपका सफर है मुश्किलों से तो भरा हुआ रहा है, ये तो आप ही समझ सकते हैं, मैं तो सर अभी आपको देखकर समझ रहा हूँ। तो अब तक का सफर आप क्या कहना चाहेंगे, मुश्किलों से भरा रहा या कुछ सिखा कर ही गया? नहीं, मुश्किलें संघर्ष हैं, ये सिखाते तो हैं ही, और खूब सारे संघर्ष आने भी चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन आज जब इस काम को देख रहे हैं और वो बच्चे जब सीनियर में जा रहे हैं उनको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। साफ़ सुथरे वही बच्चे जो गंदगी में रहा करते थे, नशे में डूबे हुए थे, आज वो बच्चे एकदम साफ़ सुथरे हैं, तो उनको देख करके वो सारा परेशानियाँ संघर्ष हैं वो सारी दूर हो गई। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो बच्चे सही दिशा में हैं और एक ट्रैक भी मिल गया। तो अब आने वाले समय में अपन और प्रयास करेंगे कि ऐसे और भी कोई वंचित बच्चे जहाँ तक अपन पहुँच सकें सबको इस चीज़ का लाभ उनको दिलाएं। बिल्कुल सर, और जो युवा साथी हमें देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो जॉब की तैयारी कर रहे होंगे सर, और कुछ ऐसे होंगे जो जॉब कर भी रहे होंगे वर्तमान में। बिल्कुल। तो जॉब की तैयारी करने के बाद में जब जॉब करेंगे तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपने शहर में आप शिक्षा के लिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए जरूर करिए? उनके लिए यही है कि आप अगर खुद अपने शारीरिक रूप से अगर ये काम कर सकें तो बहुत अच्छा है, और आपको लग रहा है कि सरकारी स्कूल से जुड़ा सकते हैं और सरकारी स्कूल में भी अगर जाने के लिए ऐसे बच्चे उत्सुक हों तो वहाँ जुड़ाने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है खुद ही मान लीजिए स्कूल खोलें, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ जुड़ा करके उनका लगातार लेकिन ध्यान रखना होगा इन बच्चों का। ये नहीं कि एडमिशन करा दिया और अपना काम हो गया, क्योंकि लगातार इन पर ध्यान रखने वाला काम है। तो जो नौकरी लग चुके हैं वो ऐसे बच्चों को शिक्षा से जुड़ा भी सकते हैं, और या फिर जो हम जैसे जो साथी काम करते हैं या जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ ये शिक्षा के प्रति ऐसे बच्चों का काम हो रहा है तो वहाँ उनका आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। सर सोशल मीडिया का एक बेहतरीन उपयोग हो सकता है सर ये, क्योंकि इसका असर जितना पॉजिटिव उपयोग है उतना आजकल नेगेटिव उपयोग भी है। आजकल हो क्या रहा है सर, सोशल मीडिया का लोग उपयोग कर रहे हैं, युवा जो है वो टाइम वेस्ट करने में उपयोग कर रहे हैं। तो सर आप जो उपयोग कर रहे हैं वो सब उपयोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, इसका ये तो धन्यवाद है इनको बनाने वालों, सोशल साइट को बनाने वालों को, कि अपने किस काम में बहुत ही ज़्यादा सार्थक रहा है। और ये अगर नहीं होता तो हो सकता है बहुत ज़्यादा और मुश्किलें होती। एक बार सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने सऊदी अरब में शायद कोई व्यक्ति फंस गया था और आपने उनका जुर्माना जो जुर्माना था वहां पर वो भरने के लिए सोशल मीडिया से पैसे इकट्ठे किए थे। बिल्कुल। वो घटना क्या है मैं चाहूंगा आप बताएं एक बार इनको, आप सुनना दोस्तों, बड़ी सुनिए, बताइए सर। आज से करीब 4 साल पहले की बात है। तो सऊदी अरब में कुछ क्या बहुत ज़्यादा साथी यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं, और कुछ एक वहाँ गलतियों के कारण उनको जेलों में जाना पड़ता है, और जेल भी सज़ा भी ऐसी है कि अनगिनत कितनी साल वहाँ रहना पड़े, ज़िंदगी जेलों में भी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे भाई जहाँ उन जेलों में फंस जाते हैं तो उनको निकालने का कोई ज़रिया नहीं था, और ऐसे कई सारे परिवार हैं उनकी तकलीफ़ सामने आई। तकलीफ़ आई तो उनके घर जा करके लाइव चलाया, और लाइव चलाने से जो सऊदी अरब दुबई में बैठे जो भाई बंधु थे उनको उनके बारे में मालूम चला कि हाँ ये फलां गांव का ये व्यक्ति है, वो इतने सालों से इस जेल में बंद है और ये इसका जुर्माना है, तभी वो बाहर आ पाएगा। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा और समझा, तो उन पर करीब 3-3 लाख रियाल का जुर्माना था, जो इंडिया के लगभग 60 लाख रुपए के लगभग बनते हैं। 60 लाख रुपए, हाँ 60 लाख रुपए उनका जुर्माना था। लेकिन एक अभियान चला करके जिनमें मुख्य योगदान नागौर, सिक्कर, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, ये जो बेल्ट है इनके
का खूब सारा सपोर्ट रहा और वो राशि इकट्ठी हुई और उनको जेलों से करीब ऐसे 4 भाई जेलों से छुड़वाए गए थे। तो ये एक मतलब आप सोचिए दोस्तों, सोशल मीडिया का कितना आप सदुपयोग कर सकते हैं। जो आपके सामने शख्सियत है, ये सोशल मीडिया के कारण ही आज आप देखिए अपनी पाठशाला जैसी एक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको शुरुआत करने के लिए हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। सच कह रहा हूं आपसे, पागलपन ही चाहिए। आप परिवार वाले आपको मना कर रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं। गंदगी वाली जगह है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे के माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें मतलब ही नहीं है शिक्षा से, उन्हें बार बार कन्विंस करना, उन्हें शिक्षा से जोड़ना, बच्चों पर लगातार नजर रखना, ये इसके लिए धर्मवीर जाखड़ जी का होना तो बहुत जरूरी है, साथ में एक डेडिकेटेड टीम का भी होना जरूरी है। क्यों सर? बिल्कुल। अच्छे सर, आपकी तो आप जॉब में कार्यरत हैं, तो सर आपका तो अधिकांश समय जॉब में चला जाता है। धन्यवाद है साथियों को, खूब अच्छे सेवाभावी साथी हैं, उनका साथ मिला। कुछ ऐसे साथी जो शुरुआत से आपके साथ जुड़े हुए हैं अपनी पाठशाला में? हाँ बिल्कुल, कोई एक आध तो नाम ऐसा जो शुरुआत से, मतलब जो स्टार्टिंग से आपके साथ? हाँ, स्टार्टिंग से ही हैं। ओम प्रकाश मेघवाल हैं, दिनेश सैनी हैं, सुनीत गुज्जर हैं, मुकेश मील हैं, दीपचंद हैं, ये शुरुआत से आपके साथ जुड़े हुए हैं? अजय गोयल। हाँ, ये सारे साथी शुरुआत से ही। ये सब आपके बैचमेट हैं या फिर आपके नहीं, पड़ोसी सारे हैं? बस उठा बैठी करने वाले, और कुछ एक तो सोशल साइट से देख करके, न्यूज़ में पढ़ करके उनको लगा कि हाँ मैं इस काम में अपनी भागीदारी निभाऊं, तो वो ये अपना दायित्व निभाने के लिए आ गई। क्या बात है, दायित्व निभाने के लिए आ गए। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब कुछ सालों के बाद में जब इनमें से कोई बच्चा किसी जॉब में कार्यरत हो जाएगा और वो बच्चा जॉब में लगने के बाद में आपके पास में 10 साल 15 साल बाद में जब आपके पास में आएगा, तो आपको मतलब खुशी का कोई ठिकाना होने वाला है कि ये वही बच्चा है जो अपनी पाठशाला से पढ़ा हुआ था? निश्चित ही वो दिन तो पल यादगार होगा ही, ऐतिहासिक पल होगा सर। बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। और बाकी अपन प्रयास करेंगे कि इन बच्चों का एजुकेशन का जो मुख्य एक ध्येय होता है, या एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं कि वे मन का पूरा विकास कर लेना, तो इन बच्चों के मानसिक स्थिति है, इनका पूरापन विकास खोलेंगे, इनको दिमाग को खोलेंगे और इनके जो कौशल हैं उनको विकसित कर लेंगे। तो जो बच्चे सरकारी सेवा में जा पाएंगे वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं जा पाएंगे तो वो खुद का भी कोई काम करें तो वो अच्छा काम वो कर सकें, इसके लिए अपन इनको तैयार करेंगे। मतलब सर का कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छा व्यक्ति बन जाए बस वो, जिससे वो समाज के लिए भी कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ कर सके। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल यही है। तो मतलब आप सोचिए, जब धर्मवीर सर जब 15-20 साल बाद में जब उन बच्चों से मिलेंगे जो सेलेक्ट हो गए अपनी पाठशाला में, और पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में अपनी पाठशाला पहुंचने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये इसको अपनी पाठशाला को बनाने का श्रेय है ही युवाओं के पास में, सोशल मीडिया के पास में। क्यों सर? तो आप ही इसे आगे लेकर जाएंगे अपनी पाठशाला को, और जो भी मुझे चूरू के आसपास से देख रहे हैं या फिर जिनका भी कभी चूरू जाने का मन करे, तो एक बार अपनी पाठशाला होकर आइएगा और देख के आइएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब उन बच्चों को पढ़ाने की आग हो ना सीने में, तो हर मुसीबत छोटी नजर आती है। सर को भी शायद बहुत सारे काम और भी रहते होंगे सर, परिवार भी आपका है। परिवार में सर कौन कौन है? परिवार में माता पिता हैं और 2 बेटियां हैं, पत्नी है, एक भाई है। 2 बेटियां हैं, क्या नाम है सर? कनिका और सृष्टि नाम है। कनिका और सृष्टि बहुत अच्छी डांसर है, मैंने तो डांस ही देखा है सर अभी तक। बिल्कुल, अच्छा गर्व है बेटियों पे बहुत। तो सर वो बेटियां भी आपके संग जाती हैं अपने पाठशाला में? कभी आप लेकर गए उन्हें? हाँ, बताया है? लेके जाते हैं उनको बीच बीच में। और सर परिवार में सब अब तो सब सपोर्ट कर रहे हैं सर परिवार? हाँ, अब सारे सब साथी हैं, खूब सारे फ्रेंड हैं। अब तो सर परिवार ही आपका इतना बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया आपका परिवार सर इतना बड़ा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं साथियों को थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अपन आर्थिक रूप से ही इस काम में मदद करें, और ये तय है दुनिया में अपन जैसा दूसरों के लिए भाव रखेंगे, दूसरों के लिए मंगल का भाव रखेंगे, तो खुद के लिए स्वतः मंगल होगा। बिल्कुल सर। तो आप इस काम को अपने सोशल साइट पर भी डाल सकते हैं, या इसको और ज़्यादा फैलाने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपन आज बेरोज़गार हैं तो अपन आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं। जो आर्थिक रूप से ठीक हैं वो आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। तो इस
सोशल साइट का अपने एक अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब ये ऐसे बच्चे भी पढ़ेंगे और शिक्षा का एक माहौल है ये और आगे तक जाएगा। इसको देख देख करके बहुत सारे सरकारी टीचर हैं, उन्होंने भी अपनी स्कूलों में सुधार किए हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमने आपसे प्रेरित होकर के और अपनी सरकारी स्कूल में ना हमने अपने पढ़ाई के स्तर को भी सुधारा और स्कूल के जो माहौल है उसको भी सुधारा, और हमारे जो गांव के बच्चे हैं ना ये सारे के सारे हमारे स्कूल में आते हैं। क्या बात है। उनको जो इससे सीख मिली, तो ये सीख अपन सबके साझा प्रयासों से ही मिली कि अपन इस काम को फैलाते हैं, आगे से आगे शेयर करते हैं। तो ये इसका एक अच्छा माहौल रहा है। और इसको सीख सीख करके जो इन तब को ये बच्चे ही नहीं, इनके जो माँ बाप हैं उनको भी सीख मिली है। उन्होंने पहले इनके जो 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे, ऑपरेशन कराना इनके लिए था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी वो समाज में कुरीतियाँ इनके अपने से भी ज़्यादा हैं। जहाँ शिक्षा नहीं होगी निश्चित रूप से वहाँ कुरीतियाँ ज़्यादा होंगी। तो इस पाठशाला के बाद से इनके माँ बाप के जो माहौल है उसमें भी चेंजिंग आया है। इनकी जो कुरीतियाँ हैं वो भी बहुत सारी दूर हुई हैं। आज बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया है 2-2, 3-3 बच्चों पे। तो वो सब देख करके अच्छा लगता है कि ये हम सब का जो साझा एक प्रयास है, ये एक अपन इसको एक भाई एक आइडियल सा, एक आदर्श सा काम इसको पेश कर सकते हैं कि भाई हाँ ये काम है, इससे इतना जो ज़्यादा सुधार हो रहा है, तो ये अपन सब के लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर। आप सुबह मैंने देखा था कि आज आप तिवरी जो उत्कर्ष ने गुरुकुल की स्थापना की हुई है तिवरी में, वहां पर भी गए थे। और वहां पर भी सर अधिकांश बच्चे, सभी बच्चे वो हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। हाँ। सर वहाँ का माहौल देखकर कैसा लगा? बहुत ही शानदार। मतलब मुझे तो सर बहुत अच्छा लगता है वो तिवरी, ऐसा मन करता है कि यहीं रह जाए। बिल्कुल मतलब शांत, एक अलग ग्रह पर बना हुआ जगह है जैसे। और वहाँ ये एक अच्छी बात है कि अपने गुरुकुल के नाम से सोचते हैं कि वही पुराने पेड़ होंगे, पेड़ों के नीचे बैठ करके ऐसे बिना संसाधनों के अभाव में ऐसे ही पढ़ाई होती होगी। लेकिन वहाँ जा करके देखा कि वहाँ तो आधुनिकता का ज़्यादा पुट है उसमें। डिजिटल रूम है, प्राचीन है वो जो गुरुकुलीय पद्धति थी, जो झोंपड़ों में बैठ के पढ़ते थे वो भी है, लेकिन आधुनिकता है वो खूब सारी उसमें शामिल कर रखी है। और खाने पीने का, रहने का सारा एकदम टॉप क्लास का वहाँ। मतलब सर मैं आपको बताऊं तो निर्मल सर के 2 ऐसे प्रोजेक्ट जो उनके सबसे करीब है ना, एक तो सर गुरुकुल और एक सर कृष्णा स्वाध्याय केंद्र जो लाइब्रेरी है, जो गीता भवन के अंदर कार्यरत है, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो वहां पर बैठ के पढ़ते हैं। ये 2 एकदम बिल्कुल करीब हैं। आप सोचिए कि आपको वो है ना कहीं नहीं लेकर गए होंगे, वो आपको सीधा तिवरी लेकर गए थे गुरुकुल में। तिवरी देख, और उससे मेरे को भी ऐसा लगा कि ऐसी ऐसी अगर पाठशाला हो तो और भी शानदार होगा। उसे देख चीज़ अपन देखते हैं वो जीवन में अपन अप्लाई करने का उसका प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो चाहता हूं कि ऐसी पाठशाला ना केवल चूरू में बल्कि जहां जहां पर भी झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर अगर एक एक पाठशाला ऐसी खुल जाए तो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये झुग्गी झोपड़ियां जो है ना अपने आप समाप्ति हो जाएंगी। क्यों सर? बिल्कुल निश्चित, ये गरीबी है सारी मिट जाएगी। आज अपन देखते हैं कि जो भी समर्थ देश हैं वो एजुकेशन की बदौलत, छोटे छोटे देश हैं आज दुनिया की पावर कंट्री बने बैठे हैं। कोरिया, जापान, अपन देखते हैं इंग्लैंड, शिक्षा तो ये सारे के सारे एजुकेशन की बदौलत ही आज वो विश्व शक्ति हैं। तो अपन भी सर झुग्गी झोपड़ी नाम सुनते ही सर अपने आप जो है ना आर्थिक रूप से कमी जो है सामने आती है। शब्द में ही अपने आप कमी सामने आ जाती है। अगर ये शब्द ही नहीं रहेगा तो शायद धीरे धीरे भारत भी विकसित देशों की सूची में आएगा। निश्चित रूप से आएगा। तो सर अंतिम रूप से आप जो युवा हमें देख रहे हैं, देखिए युवा मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी आप देख रहे हैं ना मेरे साथ में, जो भी देखने वाले इस वीडियो को बाद में, कि ये बात करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ, लेकिन सच मानिए आप, ये संघर्ष, यह शख्सियत ही आपको समझा सकती है कि कितना संघर्ष इस काम में रहा होगा। 10-6 साल से ये जो अपनी पाठशाला का जो आपके प्रोजेक्ट है वो लगातार चल रहा है। और आप देखना भविष्य में आप ये अपनी पाठशाला आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ऐसा इनका दृढ़ संकल्प है और ये अपने संकल्प को पूरा करेंगे आप सभी के साथ में मिलकर। तो अंत में सर जो युवा हमें देख रहा है, जो नई पीढ़ी में आया है सर, कई देखे होंगे आपने सर अवसाद, सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा डिप्रेशन हुआ सर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो सर उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो संघर्ष करने से पीछे हट जाते तुरंत? युवाओं को तो
संदेश यही है कि तो डिप्रेशन जो आज आत्महत्या या अपन जो निराशा रोजगार नहीं मिल पाने का जो समाज में देखते हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपन एक तो स्वाध्याय अपने जीवन में अपनाना चाहिए। योग जो ध्यान जो अपने आज काफ़ी दुनिया में हाईलाइट भी है, योग ध्यान का अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने को शामिल कर लेना चाहिए। तो वो एक तो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देगा और हताशा निराशा जीवन में बहुत कम संभावना है कि आएंगी। मेरे को लगता है कभी नहीं आएंगी। अगर अपने जीवन में ध्यान को अपनाया, योग को अपना लिया, तो उसी से जीवन है वो एक अच्छी सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जॉब को तलाशिए और अपना पूरा समर्पण है उसी में लगाइए। निश्चित रूप से सफल होंगे। सफल ना भी हुए तो अपना और कोई काम जिसमें आपकी रुचि है तो उस क्षेत्र में अपना मुकाम बढ़ाने का प्रयास करिए। लेकिन कभी जीवन में हताशा निराशा को मत आने दीजिए और योग ध्यान को जीवन में ज़रूर अपना लीजिए। बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा कीजिए लोग आपको देखकर सीख लें। बिल्कुल, एक बार असफल होने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप असफल प्राणी हैं। अभी बस सफलता मिलनी बाकी है सर। बिल्कुल सर, आपने जब तैयारी की होगी तो आप पहले प्रयास में ही आप कांस्टेबल बन गए थे? नहीं, मैं कांस्टेबल बनने में तो मैं कभी प्रयास भी नहीं किया था। मैं टीचर ही बनना चाहता था और मैंने 2-3 साल तक झुंडों में रह करके कोचिंग की, खूब सारे एग्जाम दी, किसी में पास जा करके रह जाते थे, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर ये पुलिस की तो मैंने एक ऐसे ही बिना तैयारी की और उस टीचर वाली तैयारी के कारण इसमें सिलेक्शन हो गया। फिर सोचा कि एक बार इसको करके देख लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इसी में रम गए। हालांकि इसमें आने के बाद में तैयारियां की टीचर की, लेकिन उसी बीच में जब ये बच्चे मिले तो इनको लेकर के पढ़ाने का उपक्रम शुरू कर दिया, तो फिर वो तैयारी है वो छूट गई। सर, वास्तविक टीचर तो आप ही हैं सर। मतलब सर, जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता उसको आप पढ़ा रहे हैं सर। वास्तविक टीचर तो वही है सर। अच्छा है सर, प्रयास काफ़ी अच्छा रहा और आज तक काफ़ी हद तक सफल है। खूब सारा प्यार साथियों का रहा, जिसकी बदौलत है वो सारे संघर्ष हैं वो नगण्य हो गए और खुशी होती है आज सबका इतना प्यार देख करके। निश्चित रूप से अपन और इस काम को आगे तक लेके जाएंगे और खूब सारा समाज में अच्छापन लेके आएंगे। बिल्कुल। तो साथियों, मैंने आपको आज धर्मवीर जाखड़ जी से मिलाया। अपनी पाठशाला के बारे में मैंने आपको बताया। बीच बीच में आपने कुछ फोटोज देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा किस प्रकार धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज एक नए मुकाम पर हैं। तो साथियों, आपने देख लिया धर्मवीर जाखड़ जी का संघर्ष और अपनी पाठशाला सोच के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप जरूर धर्मवीर जाखड़ जी के बारे में और अपनी पाठशाला की सोच के बारे में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं उन तक आपको ये बात पहुंचानी है। सर ने कहा आर्थिक सहायता नहीं तो कम से कम इसको आगे पहुंचाएं, अपनी पीढ़ी के आगे पहुंचाएं। तो आपको ये काम जरूर करना है और जहां पर भी आपको दिखें तो भिक्षा की जगह शिक्षा देने का काम आप सभी को करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप समय निकालने के लिए। एक्चुअली में सर आए तो किसी कार्य से ही थे, थोड़ा समय निकाल करके, क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी सोच है अपनी पाठशाला। तो मैंने सर को बोला कि एक इंटरव्यू, एक संदेश जो है हमारे स्टूडेंट तक भी पहुंचना चाहिए। तो आप बताइएगा जरूर मुझे कैसी लगी आपको धर्मवीर जाखड़ जी की कहानी और साथ में जो हमारे जो अपनी पाठशाला उसकी कहानी। सर, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे जो भी युवा हैं? बस युवाओं को तो यही है कि वे अपना जो तैयारी है वो लगातार करते रहें। अगर आप अभी तक तैयारी में जुटे हुए हैं तो अपने लक्ष्य जब तक मिल नहीं जाए तो लगातार उस पर फोकस बनाए रखें और जब काबिल बन जाएं तो समाज सोसाइटी को जो आज तक अपने लिया है या ले रहे हैं तो उसको वापस भी दें और ये आदान प्रदान सोसाइटी में, देश में ऐसे आपस में चलता रहे। महापुरुषों को अपन भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने देश के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत सारा अपना जीवन समर्पित किया है, उनसे अपन और अच्छी सीख है वो लगातार लेते रहें और मानव कल्याण में अपना योगदान देते रहें। यही एक शुभकामना, मंगल कामना। और तो चलिए साथियों, विदा लेता हूं मैं आप सभी से। अंत में आप सभी के लिए कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। जितना दम है लगाओ तैयारी में और साथ में
मतलब जब सफल हो जाओ तो सर की तरह प्रयास जरूर करना, जो समाज से लिया है उसे समाज में वापस देने का। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में मुझे कि अपनी पाठशाला का विचार आपको कैसा लगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू।